प्यारे दोस्तों, हम लोग मैथ रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट का बैच है उसमें टोटल 27 यानी 27 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमने आपको 27 मॉक टेस्ट जो है वह कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग का बारी है मॉक टेस्ट नंबर 28 का, जिसका पीडीएफ टाइम पर यानी 7:30 बजे आपको प्रोवाइड कर दिया गया था। और उम्मीद करते हैं कि आप पीडीएफ के माध्यम से पहले सारे प्रश्नों को बनाए होंगे, उसके बाद आप लाइव क्लास में जुड़े होंगे। और ऐसा ही करना है प्रतिदिन आपको। जी हां, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है तो पहले आप पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों को, 20 मैथ्स का प्रश्न, 5 रीजनिंग का जो प्रश्न दिया जाता है, आप पहले बना लीजिए। सही हो या गलत जैसे भी हो आप बनाइए, उसके बाद लाइव डिस्कशन में जुड़िए। उसका मजा देखिए कुछ और होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट यानी मॉक टेस्ट नंबर 28। आइए मॉक टेस्ट नंबर 28 का पहला सवाल देखिए क्या कहता है, सुन लीजिए मेरे भाई। कहता यम जो है, आराम से बात को समझिए, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। पहला सवाल कहता यम जो है वह 10 दिनों में 1/5 कार्य कर सकता है। जी हां, आगे जबकि एन जो है 60 दिनों में 60% काम कर सकता है और ओ जो है वह 12 दिनों में जो है 1/3 कार्य कर सकता है। तो कहता है बताएं तो कौन पहले कार्य पूरा करेगा। और इस प्रकार का प्रश्न यानी इस प्रकार का सवाल जो है हमने कल भी एक आपको बतलाया था। तो बारी बारी से सबके समय पर विचार करेंगे। अब देखिए सबका पर्सनल टाइम निकालेंगे। पहले चर्चा करते हैं यम का। किसका? यम का। अब देखो मेरे भाई, यम जो है वह 10 दिन में, कितना दिन में? 10 दिन में जो है कार्य का 1/5 भाग पूरा करता है। यही बोला गया आपसे कि यम जो है 10 दिन में 1/5 कार्य पूरा करता है। अब सिंपल सा बात है, 10 दिन में 1/5 भाग काम पूरा करता है तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, यानी 10 × 5 है ना। यानी कितना समय लेगा? यह लेगा समय पूरा कितना दिन का? तो 50 दिन का। नहीं, कितना दिन का लेगा समय? 50 दिन का समय लेगा यम पूरे कार्य को समाप्त करने में। अब बात करते हैं किसका? एन का। एन का पर्सनल टाइम निकालते हैं। चलिए एन पे आ जाइए। अब देखो एन के बारे में क्या बोला गया। एन जो है वह 60 दिनों में जो है 60% काम पूरा करता है। अच्छा मेरे भाई, 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100 यानी कहने का मतलब 3/5 भाग काम करता है। नहीं, 60 दिन में 3/5 तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लगेगा, यानी उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 5/3 से आप गुना कर लीजिए। नहीं, 5/3 से। चलिए 20 बार में कट जाएगा, 20×5 कितना हो जाएगा आपका? 100। नहीं, यानी 100 दिन में जो है एन अकेले उस काम को पूरा करेगा। समझिए बात को, 60%। 60% का मतलब 60/100 तो 20 तरीके 60, 20×5 100। यानी कहने का मतलब है एन जो है वह 60 दिन में जो है 3/5 तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा। उल्टा गुना कर लीजिए 5/3 से, यानी एन जो है उस कार्य को कितने दिनों में अकेले पूरा करेगा? 100 दिनों में, है ना। अब बात करते हैं ओ का। किसका? ओ का। ओ के बारे में क्या आपसे बोला गया? ओ जो है वह 12 दिन में 1/3 कार्य जो है वह कर सकता है। सोचिए 12 दिन में 1/3 तो पूरा के लिए तो ज्यादा समय लेगा, 3 गुना समय लेगा, यानी 3 से गुना कर लीजिए, यानी 12 × 3 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 36 दिन। कितना मेरे भाई? 36 दिन। तो आप देखिए सबका पर्सनल टाइम निकल करके आ गया, है ना। यम जो है अकेले उस कार्य को 50 दिनों में पूरा करेगा। एन कितना दिन में पूरा करेगा? तो 100 दिनों में पूरा करेगा। और ओ कितना दिनों में पूरा करेगा? तो 36 दिनों में पूरा करेगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, कहता है बताओ कौन पहले कार्य पूरा करेगा। तो सबसे कम दिन में कौन कार्य समाप्त कर रहा है चेला? तो आप देखोगे कि सबसे कम दिन का जो समय ले रहा है वह ओ ले रहा है। तो सबसे पहले कार्य को कौन समाप्त करेगा? तो ओ समाप्त करेगा। कौन सा उत्तर आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। नहीं, सबसे पहले कार्य को समाप्त कौन करेगा? तो ओ करेगा। यह था आपका पहला सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छा, दूसरा नंबर सवाल, आराम से गौर फरमाइएगा इस सवाल पे। क्या कहता है सुन लो मेरे भाई। कहता है 5 संख्या का बात है। कितना संख्या का? हाँ मेरे भाई, 5 संख्या का चर्चा है। इसका औसत एवरेज 26 दशमलव कितना है? 4। अब आगे क्या कहता है?
पहली संख्या जो है शेष चार संख्याओं के योग का पांचवा भाग है। पहली संख्या जो है शेष चार यानी अन्य चार संख्याओं के योग का पांचवा भाग है। कहता है पहला संख्या क्या है, पहला संख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं पहला संख्या का और अन्य चार संख्या का, वही रिलेशन दे रखा है। पहली संख्या जो है शेष चार संख्याओं के योग का, देखिए शेष चार संख्या के योग को क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। पहला संख्या जो है शेष चार संख्याओं के योग का एक का पांचवा भाग है। यानी कहने का मतलब है कि अगर अन्य चार संख्याओं के योग को हमने एक माना है तो उसका पांचवा भाग कितना हो जाएगा आपका, एक बटा कितना, पांच। यानी कहने का मतलब रेशियो हो गया 1:, किसका, 5 का, 1:5 का। अच्छा यह रेशियो किसका निकल के आया, तो पहला संख्या का और अन्य चार संख्याओं के योग का। तो पहला संख्या और अन्य चार संख्या यानी टोटल पांचों संख्या का चर्चा हमने कर लिया। अब क्या कहता है सुनिए, पांचों संख्या का जो औसत था वह था आपका कितना, 26 दशमलव कितना मेरे भाई, 4 नहीं, यह पांचों संख्या का औसत है। अच्छा बताओ औसत बराबर क्या जानते हो आप, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी। अच्छा तो ये औसत को जोगफल में अगर कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी से गुना करते हैं मेरे भाई। अच्छा तो पांच संख्या का औसत है, जोगफल निकालने के लिए 5 से गुना कर लेंगे, यह पांचों का योग निकल के आ गया। अच्छा पांचों का यूनिट देखिए, यह पहला संख्या और यह अन्य चार संख्या का योग, यानी पांचों संख्या कितना हो गया, 1 और 5 कितना यूनिट हो गया आपका, 6 यूनिट। तो यह 6 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकल करके आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, कहता है बताइए पहला संख्या क्या है। हाँ चला, तो पहला संख्या यही 1 है ना, यानी 1 यूनिट का ही मान आपको निकालना था। चलिए 6 से काट लीजिए मेरे भाई, 6 चौका 24 है ना। अच्छा अब फिर 6 चौका 24, 4.4 यानी हो जाएगा 20 और 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 22। यानी पहला संख्या क्या, कौन सा है, तो पहला संख्या का मान क्या है आपका, तो 22, 22 मेरे भाई, नहीं पहला संख्या का जो मान हो गया आपका वह कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। जी हाँ यही पहला संख्या है, पांचों संख्या में पहला संख्या क्या हो गया आपका, 22, यही आपसे पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। क्या कहता है प्रश्न संख्या तीसरा, आराम से समझिए बात को। अच्छा दो संख्या का चर्चा किया गया, कितना मेरे भाई, दो संख्या का। कहता है दोनों संख्याओं का योग जो है वह 36 है, कितना, 36 तथा गुणनफल 315 है। तब कहता है दोनों संख्या का अंतर बताने के लिए आपसे बोला जा रहा है। बहुत सिंपल सा बात है, देखिए दो संख्या हम एज्यूम कर लेते हैं, या तो ए बी आप मान लो, जो आपका मर्जी, एक्स वाई मान लेते हैं दो संख्या को, नहीं चलिए तब दो संख्या का योग, आराम से बात को समझिए, दो संख्या का योग प्रश्न के हिसाब से कितना दे रखा है, 36 दे रखा, जबकि वही दोनों संख्या का गुणनफल चला 315 दे रखा है। कितना मेरे भाई, 315, x इंटू बाई बराबर कितना, 315। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो कहता है कि बताइए तब दोनों संख्या का जो है अंतर आपसे पूछा जा रहा है, अंतर क्या है, यानी x माइनस बाई बताना है। अच्छा x माइनस बाई, अच्छा एक बात सोचो, आपको समझो a प्लस बी मालूम है, ए बी मालूम है, आपको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं माइनस में 4ab है ना। तो उसी प्रकार x माइनस बाई बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट x प्लस बाई का होल स्क्वायर, नहीं x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस में 4x बाई। अच्छा रिलेशन तीनों में अगर देखना चाहोगे तो क्या रिलेशन आप लिखोगे, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस में 4x बाई, तो इधर का स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। चलिए अब मान का प्रयोग कर लेते हैं मेरे भाई, आज अब मान का प्रयोग कर लो, देखो अच्छा x प्लस बाई का मान कितना हो गया आपका, 36, नहीं 36 का स्क्वायर माइनस में हो गया 4 गुना x बाई का मान कितना हो गया आपका, गुणनफल कितना है आपका 315, नहीं यह हो गया आपका 315। अब देखिए ना सिंपल सा बात है, 36 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 36 का स्क्वायर हो गया आपका 1296, नहीं
अब एक यहां पर एक बात आता है कि अगर 36 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तब क्या करना है, हमने आपको सिखलाया है। आप देखोगे YouTube पर भी मेरा वीडियो डाला हुआ है कि अगर किसी भी 2 अंक वाले संख्या का है ना, अगर कोई वैसा संख्या जिसमें 2 अंक है उसका वर्ग निकालना है तो सुविधापूर्वक कैसे निकालते हैं। जैसे अभी बात करते हैं 36 का, 36 का स्क्वायर हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, आराम से बात को समझो। अच्छा 6 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो कहोगे सर 36। अच्छा अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9। कैसे सुविधा पूर्वक हम वर्ग निकालते हैं 2 अंक वाला संख्या का, यह देख लीजिए। अब क्या करना है, इसको आपस में गुना कीजिए, 6 त्रिके 18 और उसको दुगना कर लीजिए, तो 18 दूना 36। अब उसको क्या करना है, दाहिना तरफ से एक घर छोड़ के जोड़ लेना है, एक घर छोड़ के जोड़ लीजिए 36 है ना। चलिए 36 जोड़ लीजिए, यही हो जाएगा आपका 6, यह हो जाएगा आपका 9 और यह कितना हो जाएगा आपका 12। यही आपका इसका वर्ग हो गया 1296। कितना मेरे भाई 1296। क्या बोले कि जब भी किसी 2 अंक वाले संख्या का चेला अगर आपको वर्ग निकालने की आवश्यकता हो, निकालने का और भी तरीका है, लेकिन आप उस बात को ध्यान में रखो जिससे आप सुविधापूर्वक निकाल भी लो और जल्द से जल्द भी आप निकाल लो, है ना। चलिए 36 का स्क्वायर का बात करते हैं, है ना। देखिए 36 का स्क्वायर, मच्छर थोड़ा ज्यादा तंग कर देता है। हाँ 36 का स्क्वायर का बात हम कर रहे थे, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद क्या करना है, आपस में इसको गुना करना है और गुणनफल को दुगुना करके नीचे एक घर छोड़ के जोड़ देना है। हाँ लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है। पूछो क्या ख्याल रखना है सर, तो चेला इस बात का आप ख्याल रखोगे कि अगर पहला वाला का वर्ग करने के बाद अगर उसका वर्ग 1 अंक के रूप में आ रहा है तो उसको हमेशा 2 अंक के रूप में लिखना, यानी 0 के साथ लिख दीजिएगा। 2 अंक के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक हम लेते हैं, हम 41 का बात करते हैं, किसका 41 का। चलिए 41 का स्क्वायर, हाँ समझिए यहां हम क्या बोले कि पहला वाला का वर्ग करके दूसरा वाला का वर्ग 1 अंक के रूप में आए, 2 अंक के रूप में आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला वाला का वर्ग करने के बाद हमेशा 2 अंक के रूप में उसको लिखना है। आया 2 अंक के रूप में तो ठीक है, नहीं आया तो 0 के साथ लिख करके 2 अंक के रूप में उसको लिखेंगे। अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक के रूप में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे 0 1। चलिए अच्छा 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। अब जैसे काम करते हैं कीजिए, 4 गुना 1 कितना हो गया आपका 4, नहीं अब उसका दुगुना कीजिए 8, एक घर छोड़ के जोड़ लेना, एक घर छोड़ के दाहिने तरफ से 8 जोड़ लेंगे, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1681। 41 का स्क्वायर आप देखोगे 1681 ही हुआ करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी आपको कैलकुलेशन में है ना 2 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालने का आवश्यकता होगा तो आप जल्द से जल्द सुविधापूर्वक निकाल लेंगे इस मेथड के माध्यम से। चलिए तो इसी के आधार पर 1296 आ गया 36 का स्क्वायर। अब इसको देख लो 1260, कितना मेरे भाई 1260। अब देखिए 1296 में आप 1260 घटाओगे चेला कितना बचेगा, तो कहोगे सर 36 बचेगा। अच्छा 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 6। जी हाँ, तो यानी दोनों संख्याओं का जो है सकी अंतर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। हाँ मेरे भाई 6, a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, जबकि a प्लस बी बराबर अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। इन बातों को आपको ख्याल रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 4 मेरे भाई। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है और हम आपको बार बार बोलते हैं चेला कि एग्जाम का प्रश्न होता आसान है, थोड़ा सा घुरा करके आपके समक्ष प्रश्न को पेश किया जाता है और आप जो है उस चक्कर में फंस जाते हो। तो फंसोगे आप तब नहीं जब आप प्रैक्टिस इतना ज्यादा कर लीजिए, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए है ना कि बिल्कुल सारा प्रश्न जो है हलवा लगे आपको, एकदम बिल्कुल देखिए और उत्तर मारिए। तो ये तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप करोगे तब। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब देखिए फिर वही बात है ना, 36 का स्क्वायर तो आपने अभी निकाला, अब 64 का स्क्वायर एक बार निकाल करके देख लीजिए आप। चलिए 64 का स्क्वायर भी आपके समक्ष हम निकाल करके दिखा देते हैं। चला 64 का स्क्वायर अभी हम क्या सिखाए हैं कि जब भी 2 अंक वाला संख्या का अगर वर्ग निकालना हो, चलिए 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई 16 है ना, और जबकि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, दुगना कीजिए 6 चौका 24। अब उसको दुगना करना है तो 24 गुना 2 कितना 48, एक घर छोड़ के जोड़ लीजिए इसको। चलिए 48, एक घर छोड़ के जोड़ लिए तो यह हो गया आपका
6, 8 एक 9 है ना, और 6 4 कितना हो गया आपका 10 है ना, और 3 एक 4, यानी 4096। यही तो है, यही 64 का स्क्वायर है, यही 64 का स्क्वायर है। कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 4096। अच्छा, माइनस में अभी 36 का स्क्वायर आपने निकाला, अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है ना, पीछे हमने निकाल करके दिखाया आपको, है ना, 1296। चलिए 1296, यही 1296 इसमें जो है सकी घटा लीजिए, 1296 बराबर में यहां क्या लिख दिया है, कहता 20z। कितना मेरे भाई, 20z। तो कहता है बताओ z का मान क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, कहता z का मान क्या होगा। चलिए घटा लीजिए ना, देखिए तो इसमें आप घटाओगे, देखिए ये हो जाएगा आपका 20z, उल्टा लिख देते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 0 है ना, यहां 0। अब देखिए यहां 40 यानी 2800, क्या बच गया 2800। चलिए 20 से कट जाएगा कितना बार में, तब 20 से 140 बार में कट जाएगा, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई, z बराबर 140। कितना, z बराबर 140 जो है कि आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी। यही तो आपका रिजल्ट है। बहुत आसान सा सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां क्या कहता है सुनिए। देखिए पाइप एंड सिस्टर्न का प्रश्न है, कहता है दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः, हम बार बार बोलते हैं क्रमशः जो है कंटिन्यूटी का बोध कराता है ना। अब क्या कहता है, दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भरता है। दो पाइप ए और बी है, भरने वाला है। इसका मतलब है पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भरता है, जबकि पाइप बी जो है चला वह 24 मिनट में भरता है। अब क्या कहता है, एक तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यह खाली करने वाला है, इसका पर्सनल टाइम नहीं देकर के इसके खाली करने का दर दिया गया है। क्या कहता है, 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से टंकी को खाली करता है। यदि ए और बी और सी एक साथ खोल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यानी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो कहता है टैंक 15 मिनट भर जाता है। टैंक की क्षमता पूछा गया, धारिता पूछा गया, यानी इफिशियंसी पूछा गया। देखो चेला, हम आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी चेला अगर आपसे टंकी का धारिता, क्षमता यानी इफिशियंसी अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, उस प्रकार के प्रश्नों में किसी एक नल का, चाहे वह भरने वाला नल हो, चाहे वह खाली करने वाला नल हो, जी हां, इनलेट या आउटलेट पाइप हो, है ना, चाहे वह भरने वाला हो चाहे खाली करने वाला हो, किसी एक नल का पर्सनल टाइम नहीं दे करके उसका दर दिया जाता है, भरने का या खाली करने का। तो जिसका दर देगा पहले उसका आपको पर्सनल टाइम निकाल लेना है और उसी के आधार पर टंकी का एफिशिएंसी हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो दर किसका दिया है, खाली करने वाला का। खाली करने वाला कौन है, सी, यानी सी का पर्सनल टाइम हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए बात समझिए, ए और बी दो नल है। चलिए ए और बी, तो ए जो है वह टंकी को 20 मिनट में भरता ही भरने वाला है, जबकि बी जो है वह टंकी को कितना देर में भरता है, तो 24 मिनट में भरता है। हाँ, अब ए बी और सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 15 मिनट भर जाती। देखिए तीनों मिलकर के ए बी और इसमें सी निकासी है, तीनों को खोलने पर टंकी 15 मिनट में भर जाता है। अब देखिए टंकी का पूरा एफिशिएंसी जूम कर लीजिए, है ना। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 120, है ना। अब देखिए एफिशिएंसी सोचिए, यह जो ए जो है वह 20 मिनट में 120 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 6, और यह 24 मिनट में भरता है 120, कितना भरेगा 1 मिनट में 5। तीनों मिलकर 15 मिनट में टंकिया को भरता है, यानी 15 मिनट में 120 यूनिट, 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 8 यूनिट। अब हम क्या बोले आपको कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, टंकी का धारिता आपको निकालना हो चला, तो पहले क्या करना है, जिसका दर दिया जाएगा उसका पर्सनल टाइम आपको निकालना है। चलिए, तो निकासी नल का पर्सनल टाइम निकालेंगे, यानी सी का। तो सी कितना देर में टंकी को खाली करता, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, टंकी का कैपेसिटी 120 यूनिट का, है ना। अब देखिए सी के 1 मिनट के काम पर आप विचार कीजिए। अब देखो ना, यह दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरने का काम करता, 11 यूनिट, लेकिन तीनों मिलकर 8 यूनिट भर पाता। इसका कारण क्या है, इसका कारण बस यह है, यह दोनों मिलकर 11 भर दे रहा है भाई, तीनों मिलकर 8। इसका कारण यह है कि यह दोनों मिलकर 11 भरता होगा
और निकासी नल जो है वह 3 यूनिट खाली कर देता होगा, नहीं तो 11 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा 8, तब तो तीनों मिलकर 8 यूनिट ही भरने का काम कर रहा है ना। यानी जो निकासी नल है सी वह 1 मिनट में 3 यूनिट पानी बाहर निकालता है, यानी 120 यूनिट खाली करने में इसको कितना समय लगेगा, तो इसको जो समय लगने वाला है वह समय लगेगा कितना 40 मिनट का मेरे भाई, कितना देर का 40 मिनट का। अब आपको टंकी का धारिता देखिए कितना सुविधापूर्वक निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे, अब देखिए क्या बोला गया था इसके बारे में, यह सोच लीजिए। इसके बारे में आपको बोला गया था कि निकासी जो तीसरा पाइप है वह 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से टंकी को खाली करता है, यानी 1 मिनट में यह 3 गैलन पानी बाहर निकालता है और 40 मिनट का समय लेता है पूरी टंकी खाली करने में। तो 1 मिनट में 3 गैलन तो 40 मिनट में, तो 40 गुना 3 कितना उत्तर हो जाएगा आपका 120 गैलन, है ना। इसका मतलब टंकी का धारिता क्या है, क्षमता क्या है 120 गैलन का है, तब तो वह 40 मिनट में खाली कर दे रहा है 120 गैलन। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी हां ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान होता है, हम बार बार बोलते हैं, देखिए पहले प्रश्न को पढ़िए, यही चलते तो आपको पहले टाइम से पहले क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है कि पहले एक बार आप प्रश्न को पढ़ें और बनाएं, जो बनता है सो सही। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप परंगत है, परंगत होते तो हमसे जुड़ते आप क्यों, है ना। आपको सीखना भी है और हमारा काम भी सिखाना है, लेकिन जैसे हम आपको बोलते हैं वैसे आपको काम करना होगा। पहले आप सारे प्रश्नों को बनाइए, जो बनता है सो सही, उसके बाद आप लाइव डिस्कशन में जुड़िए 8 बजे से, तब देखिए उसका मजा कुछ अलग है, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताएं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6। यह भी देखिए टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। कहता यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, समझिए बात को, क्या कहता है, कहता यदि ए और बी जो है वह मिलकर काम को कितना दिन में 20 दिनों में, जबकि बी अकेला जो है वह कितना दिन में करता है 25 दिनों में करता है। तो हमसे कहता है बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए यहां से पूरा कार्य जुम कर लेते हैं, 20 25 कैल्शियम कितना मेरे भाई 100, इफिशियंसी देखिए ये कितना हो जाएगा ए और बी का 5, इसका कितना हो जाएगा 4। आपसे क्या कहता है बताइए ए अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तब पूरे कार्य में, है ना, एक एफिशिएंसी से डिवाइड कर लीजिए। एफिशिएंसी क्या होता है हम आपको सिखलाए हैं, वर्क डन इन अ सिंगल डे इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य उस व्यक्ति का जो है एफिशिएंसी कहलाता है, कार्य क्षमता कहलाता है। इसके एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम 5, जबकि बी का 4, 5 में 4 गया कितना 1, है ना। यानी ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 100 दिनों में पूरा करेगा। कितना दिन में मेरे भाई, तो 100 दिनों में जो है सकी पूरा करेगा। कितना दिन में 100 दिन में। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपको उत्तर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। चलिए थोड़ा कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं, अगर किन्हीं का कोई सवाल होगा तो उसका उत्तर देकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए किन्हीं के द्वारा कोई सवाल नहीं किया गया, सबका क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़िए हम लोग, प्रश्न संख्या 7वां। देखो कितना आसान सा सवाल है, रेशियो का सवाल है। कहता इस अनुपात का निम्न में से, ये जो अनुपात है निम्न में से किसके समान है। क्या प्रश्न है चेला आपका, प्रश्न है आपका, आराम से बात को समझिए, 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर कितना 5। अब देखो, अच्छा बताओ 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, नहीं, अब पर पावर हो गया आपका 3 दशमलव कितना 5, अनुपात 2 पर पावर कितना हो गया आपका 5, यही ना। अब देखिए पावर पर पावर गुना होगा तो यह हो जाएगा 3.5 गुना 2 यानी 7, यह हो गया आपका 2 पर पावर 5। अब एक बात बताओ, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात वह गणितीय व्यंजक होता है जो दो समान इकाई के, दो असमान राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो अनुपात का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना,
उसको बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं। नहीं, अच्छा तो 2 पर पावर 5 अगर निकालोगे, नहीं तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर। नहीं तो आपका जो रेशियो आएगा, इसका सल रेशियो यह हो जाएगा आपका 4:, कितना मेरे भाई, 1। नहीं, 4:1। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। समझ रहे बात को, अनुपात का काम है गुणात्मक भाग को प्रदर्शित करना, इसको बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, तो जो कॉमन होता है उसको बाहर खींच लेते हैं। 2 पर पावर 5 निकाल ली, 2 का स्क्वायर बच गया है, 1 बच गया, 4:1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां क्या कहता सुन लीजिए। कहता है चेला, एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई जो है, यानी कहने का मतलब है कि एक समूह में कुछ छात्र है, उसका औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। नहीं, अब आगे क्या कहता है, कहता है 160 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं, 5 और छात्र उस समूह में शामिल हो गया। कहता है तो समूह के सभी छात्रों के, यानी शामिल होने के बाद जब सारा छात्र हुआ तो उसका औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर पहले की अपेक्षा बढ़ गया। समूह में छात्रों की संख्या कितनी है वर्तमान में। अब इसमें एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम प्रश्न को सुविधापूर्वक बनाएंगे। अब देखिए, समूह में जो छात्र था उसका औसत ऊंचाई कितना था, 156। अच्छा, बाद में जो छात्र शामिल हो रहा है 5 गो, उसका औसत ऊंचाई कितना है, 160। जब ही शामिल हुआ 5 गो चला तो क्या कहता है ना, पहले जो छात्र था उसका औसत ऊंचाई पहले की अपेक्षा 0.8 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो पहले छात्र का औसत कितना था, इसके शामिल होने से पहले 156, अभी जब आया तो औसत कितना हो गया, 156 दशमलव कितना 8, 0.8 सेंटीमीटर का वृद्धि हो जाता है। चलिए क्रॉस करके रेशियो निकाल लीजिए, है ना, तो यहां हो जाएगा आपका 3.2, है ना, और यहां क्या हो जाएगा आपका 0 दशमलव कितना 8 दशमलव बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, यानी 4:, कितना हो गया आपका 1। अच्छा, यह क्या निकल के आया, यह जो निकल के आया रेशियो किसका निकल के आया, पहले छात्रों की संख्या और बाद में जो शामिल हो रहा है वैसे छात्रों की संख्या। अब देखिए, समूह में छात्रों की संख्या कितनी है वर्तमान में, यानी उसके सम्मिलित होने के बाद आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, कितना छात्र शामिल हुआ था बाद में, तो आप कहोगे सर 5 छात्र बाद में शामिल हुआ था। अच्छा, 5 छात्र शामिल हुआ था, उसका यूनिट कितना है बाद वाला का, 1 यूनिट। अगर आपसे प्रश्न कहता कि छात्रों की संख्या पहले कितनी थी, तो बस 4 यूनिट निकाल करके उत्तर कर देते, लेकिन शामिल होने के बाद कहता, अभी देखिए समूह में छात्रों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान का बात है, तो 4 और 1 कितना, 5 यूनिट का मान आपको बताना है, यानी 5 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25। 1 यूनिट बराबर 5, अतः 5 यूनिट बराबर कितना, 25। यानी वर्तमान में समूह में छात्रों की संख्या जो है चेला वह 25 है मेरे भाई, कितना, 25 है, 25। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। देखिए, इसमें CI SI दोनों का मिश्रण है प्रश्न में, और प्रश्न का एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, SSC के एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए कितना आसान तरीका से इसको सोल्व करते, आराम से दिमाग लगाइएगा। कहता 10% वार्षिक दर से, हाँ आराम से समझिए, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से क्या है, आधा है। नहीं, अब एक बात समझना, आराम से दिमाग को समझिए। तो कहता साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट पर जो राशि इन्वेस्ट किया जाता है वह राशि आपसे पूछा जा रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला राशि आपको गिवन किया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, 10% के हिसाब से 3 साल का अगर साधारण ब्याज आप देखोगे, नहीं तो 10 तरीके कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधी 30%। नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वह हर वर्ष का बराबर हुआ करता है, तो 10% के हिसाब से 30% हो गया साधारण ब्याज। अच्छा, 10% के हिसाब से 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, पहला साल 10%, अगला साल 10 और साथ में 10 का इंटरेस्ट, नहीं यानी 10 प्लस में 10 गुना 10/100, यानी 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका,
21%। कितना मेरे भाई? 21%, 21%। दोनों का ब्याज का रेट निकाल लिए। साधारण ब्याज 30% और ये 21%। अब क्या कहता है, क्या कहता सुन लीजिए। राशि जो साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है ना, देखिए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 6,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? आधा है ना। अब देखिए इसका जो साधारण ब्याज मिलता है ना, पहला स्थिति का साधारण ब्याज, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालिए दूसरा स्थिति का। अच्छा तो 6,000 का 21% निकाल लीजिए, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज था दूसरा स्थिति का। इसका आधा कर लीजिए, नहीं इसका आधा कर लीजिए। अब इसका आधा जैसे ही किए तो कहता यही साधारण ब्याज है पहला स्थिति का। और साधारण ब्याज कई परसेंट है? यह साधारण ब्याज यही है ना। हम तो साधारण ब्याज निकाल लिए। अब प्रश्न के हिसाब से रेट इसका कितना हो रहा है साधारण ब्याज का? 30%, यानी यह 30% का मान हुआ। यह प्रिंसिपल का 30% है, आपको प्रिंसिपल चाहिए साधारण ब्याज वाला, यानी 100% का मान आपको निकाल लेना है मेरे भाई। कितना प्रतिशत का? 100% का। चलिए 100 से 100 उड़ा दीजिए, 30 गुना 2, यहां देखिए 60 से कट गया आपका 100 बार में, 21 गुना 100। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? आपका रिजल्ट हो जाएगा 2100 रुपया। कितना हो जाएगा? 2100 रुपया। 2100 आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार इसको समझिए। पहला स्थिति का साधारण ब्याज, दूसरा स्थिति के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा। साधारण ब्याज 30%, चक्रवृद्धि ब्याज 21%। इसका आधा किए, यह पहला स्थिति का साधारण ब्याज है, यानी प्रिंसिपल का 30% है। प्रिंसिपल चाहिए, यानी चला आपको 100% का मान निकाल लेना है। आपका रिजल्ट हो जाएगा 2100। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। क्या कहता है 10 नंबर सवाल, सुनिए आराम से। कहता किसी संख्या के 30% को, हां आराम से बात को समझ लीजिए, जब 49 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होता है। बताइए वह संख्या क्या है? एक बार आप कान खोल करके सुन लीजिए। देखो चला, पृथ्वी पर का कोई भी चीज हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई वस्तु हो, कोई संख्या हो, कोई भी चीज हो, वो अपने आप का 100% ही हुआ करता है। क्या बोले? पृथ्वी पर का कोई भी चीज जो है वो अपने आप का 100% ही हुआ करता है। हां, जब उसका तुलना हम किसी से करते हैं तब उसका प्रतिशत मान या तो घटता है चेला, या तो बढ़ता है। ऐसे बोलचाल के भाषा में हम कहते हैं ना, फलनमा जो है फलनमा से 10% ज्यादा तेज है, ऐसा बोला करते हैं। उससे 50% ज्यादा तेज है। तो जब हम कंपेयर किसी से करते हैं, तुलना किसी से करते हैं, तब उसका प्रतिशत मान या तो घटा करता है या तो बढ़ा करता है। ऐसे अपने आप में सब चीज 100% होता है, अपने आप में सब पर्याप्त हुआ करता है। चलिए अब चर्चा करते हैं प्रश्न का। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या मिलता है। संख्या मिल गया, यानी संख्या का 100% मिल गया। सोचिए 30% में 49 को जोड़े 100% मिल गया, यानी 49 जो है वह संख्या का 70% है। इसका मतलब तो यही निकल के आया। हाँ, यानी चिल्ला यह जो 49 है ना, वह संख्या का 70% है। आपको संख्या चाहिए, यानी 100% निकाल लीजिए। चलिए वो 0 से काट लीजिए, 7 से इसको उड़ा दीजिए, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 70। यानी वह संख्या कितना है? तो 70 है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। यही संख्या है 70। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, देखो आराम से। कहता 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से, हाँ ध्यान दीजिएगा, 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से। और इसके पहले हम फिर एक बार आपको कहना चाहते हैं कि आपके आसपास जितने भी आपके भाई हैं, बहन, यानी जो भी कजन हैं, दोस्त हैं, सभी को आप बताइए, है ना, चाहे वह बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, उनका एग्जाम होने वाला है आगे, है ना, जिनका बिहार दरोगा का मेंस है, झारखंड सीजीएल है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जिनका है ना, एसएससी जीडी जिनका है, यूपी पुलिस का हम बात करते हैं, झारखंड पुलिस का बात करते हैं, हर एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट जो है काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए आप तो जुड़े ही हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को बताइए और उनको एक बार दिखा दीजिए झलक। अगर उनको बढ़िया लगता हो
तब उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए, है ना। और फी भी बहुत नॉमिनल फी है हम लोग का, मात्र 100 रुपया में, जिससे हम लोग अपना पूरा व्यवस्था को पूर्ण रूप जो सही से संचालित कर सके, है ना। मात्र 100 रुपया पर मंथ के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और जहां जो है आपको पीडीएफ 7:30 बजे हम दे देते हैं, और 8 बजे से फिर लाइव डिस्कशन में आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। चलिए आइए प्रश्न संख्या 11 पे। कहता 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से, हाँ 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से जब संतरा बेचने पर, यानी संतरा को जब बेचा जाता है तो 25% का जो है हानि होता है। 20% का लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना चाहिए? डबल कंडीशन लगा रखा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, हम आपको सिखाए हैं कि डबल कंडीशन में पहले क्रयमूल पे जाइए। चलिए अच्छा, 150 रुपए चिल्ला प्रति दर्जन जब बेचता है, तब उसको यानी बेचने वाला को, दुकानदार को 25% का हानि होता है। 25% हानि का फ्रैक्शन 75/100, 150 बेच रहा, हानि हो जा रहा है, इसका मतलब खरीदा होगा ज्यादा में, तो ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे। यह क्रयमूल निकल करके आ गया 1 दर्जन का। जब क्रयमूल पे आ गए तब तो सिंपल सा बात है, लाभ कमाना है तो ज्यादा में बेचेंगे, हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे। क्रयमूल आ गया 1 दर्जन का। अब 20% लाभ कमाने के लिए इसको किस दर पर बेचना होगा? चलिए लाभ चाहिए तो ज्यादा में बेचेंगे, यानी 120/100 से गुना कर लीजिए। 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, 120/100 से गुना कर लीजिए। चलिए यहां से 100 से 100 उड़ा दीजिए, 75 से कट गया आपका 2 बार में, 120 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा आपका 240, कितना? 240 रुपीज प्रति दर्जन। जी हाँ, 240 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से जब वह इसको बेचेगा, है ना, किसको बेचेगा? संतरा को, तब जाकर के दुकानदार को 20% का लाभ होगा। समझ रहे हैं बात को? डबल कंडीशन में पहले हमेशा आपको यही ध्यान रखना है कि पहले आप क्रयमूल पे आ जाइए, और जब क्रयमूल पे आते हो तो बस सिंपल सा बात है, लाभ चाहिए ज्यादा में बेचेंगे, हानि पर बेचना है तो कम में बेचेंगे लागत कीमत से। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 12। अच्छा 12 नंबर सवाल, यह जो सवाल आपके स्क्रीन पर है यह प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यानी प्रायिकता का सवाल है। होशियारी से काम कीजिएगा, बहुत आसान हुआ करता है। यह भी कहता है डिब्बे में 25 पुर्जे हैं। कितना पुर्जा है? 25, जिनमें से 10 खराब है। अच्छा 25 गो में से 10 गो खराब है चिल्ला, तो बढ़िया कई गो बचा? 25 माइनस में 10, 15 गो बढ़िया बचा ना। अब क्या कहता है, आगे बढ़िए। डिब्बे से यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात किया जा रहा है, यानी बिना देखे हुए ना, यादृच्छिक तरीके से 2 पुर्जों को एक साथ खींचा जाता है। दोनों पुर्जे के ठीक होने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए, दोनों पुर्जे के ठीक होने की क्या प्रायिकता है आपसे पूछा गया। अच्छा एक बात समझिए, पहले प्रायिकता होता क्या है, पहले इसको समझिए आप। देखो चेला, प्रायिकता जो होता है वह रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो हुआ करता है। समझ रहे हैं बात को? आपका रिक्वायरमेंट क्या है और टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का जो रेशियो होता है वही प्रायिकता होता है। नहीं, अच्छा रिक्वायरमेंट देखिए, है ना, दोनों पुर्जे के ठीक होने की। अच्छा बताइए ठीक कई गो है, पहले सोचो। 25 पुर्जा में 10 खराब है, तो ठीक कई गो हो गया आपका? 15 गो। अच्छा तब 15 गो में से 2 पुर्जा निकाल रहे हैं ठीक वाला, तब 15 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा आपका? 2। यह रिक्वायरमेंट हो गया। अब टोटल पॉसिबिलिटी पे आ जाइए। अच्छा टोटल पुर्जा कितना था? 25, 2 निकाल रहा था, तब 25 कॉम्बिनेशन कितना हो गया आपका? 2। यही तो है मेरे भाई। अच्छा ANCR का मान क्या होता है आपको हम सिखाए हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा। ANCR बराबर होता है मेरे भाई फैक्टोरियल n, है ना, बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस में r, n माइनस में r। यही तो NCR का मान हुआ करता है। चलिए अब इसका मान निकाल करके यहां रखते हैं। अच्छा 15 कॉम्बिनेशन 2 को तोड़िए तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 15, है ना, बटा फैक्टोरियल 2, 15 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? फैक्टोरियल कितना? 13। नीचे आ जाइए, यह हो जाएगा फैक्टोरियल 25, है ना। अच्छा बट्टा में मेरे भाई फैक्टोरियल 2, अब 25 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 23, है ना। देखिए कैलकुलेशन भी बहुत भाष नहीं हुआ करता, आप दिमाग से खेलिए, दिमाग से। हाँ देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 काट करके हटा लीजिए। अब आगे देखिए, सोचिए। अच्छा आगे सोचो चला, 15 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो
15 गुना 14 गुना 13 फैक्टोरियल नहीं। अच्छा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है आप जिसमें फैक्टोरियल का मान निकालते हो उससे पीछे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है सारा का गुणनफल, वही तो उसका फैक्टोरियल मान हुआ करता है। तो 15 गुना 14 गुना 13 फैक्टोरियल, तो 13 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी ऊपर में आपका बच जाएगा केवल 15 गुना कितना 14। नीचे आ जाइए, नीचे देखिए 25 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 25 गुना 24 गुना 23 फैक्टोरियल, तो 23 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी आपका नीचे बच जाएगा 25 और गुना कितना मेरे भाई, यहां 24 बच जाएगा। यही तो है, 5 से काटिए 3 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में नहीं। अब देखो ना, यहां से 2 निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहां 7 बच जाएगा, 3 दूना 6, 6 से इसको काट लेते हैं 4 बार में, यानी आपका हो जाएगा 7 बटा कितना 20, 7 बटा 20। यही तो प्रायिकता है, 7 बटा 20 वाला ऑप्शन टिक कर लो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत ही आसान हुआ करता, खाली समझिए बात को। प्रायिकता क्या सिखाया चला, रिक्वायरमेंट और पॉसिबिलिटी का रेशियो, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस में आर फैक्टोरियल। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 13। आहा, यह देखिए प्रोग्रेशन का प्रश्न आ गया और वह भी एकदम शुद्ध भाषा में लिख दिया है आपके समक्ष। बात किसका, गुणोत्तर श्रेणी का। हमने कल भी चर्चा किया था, चेला श्रेणी 3 प्रकार का, एपी जीपी एचपी। जब पदों के बीच का अंतर समान होता है तब उसको एपी के दायरा में रखा जाता है, यानी वह एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जब रेशियो समान होता है तब उसको जीपी के दायरा में रखा जाता है, यानी वह गुणोत्तर श्रेणी हुआ करता है हिंदी में। और एपी का व्युत्क्रम को ही हम एचपी कहते हैं, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है हरात्मक श्रेणी। कल हमने बताया भी था आपको एक प्रश्न के दौरान कि एपी में एनमा पद बराबर होता है, यानी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आज बात जीपी का है, किसका बात है, जीपी का है। चलिए आइए, यह श्रेणी का जो है 9वां पद आपसे पूछा जा रहा है। जीपी में एनमा पद कैसे निकालते हैं, टीएन बराबर आप ध्यान रखोगे ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस में 1, इसको आप ध्यान में रखोगे। जीपी में एनवा पद ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस में 1 मेरे भाई, वेयर ए इजकल टू फर्स्ट टर्म, आर इजकल टू कॉमन रेशियो। जी हाँ, चलिए आ जाइए, तो एनवा पद आपको 9वां पद चाहिए, तो T9 निकाल लीजिए 9वां पद। अच्छा, ए पहला पद कितना हो गया, पहला पद है 3। कॉमन रेशियो पर थोड़ा विचार कर लीजिए, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा बटा पहला या फिर तीसरा बटा दूसरा, जैसे भी मर्जी आपका। 6 बटा 3 2, 12 बटा 6 कीजिए तो भी 2, यानी कॉमन रेशियो 2, एन माइनस में 1, तो 9 में से गया कितना हो जाएगा आपका 8। अब इसको सोल्व कर लेना आराम से। चलिए पावर को आराम से दिमाग से तोड़िए, 2 पर पावर 5 32 न चला, 2 पर पावर 6 64, 2 पर पावर 7 128, 2 पर पावर 8 256, नहीं चलिए 256। अब जो है सकी इसको गुना कर लीजिए, ये हो गया 6 3 18, 75 एक कितना 76। यही है मेरे भाई, यही 9वां पद है। इस श्रेणी का 9वां पद हो जाएगा 768, कितना 768 मेरे भाई, है ना। उत्तर कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना। यही गुणोत्तर श्रेणी का आपका 9वां पद है। इसमें क्या ध्यान रखोगे कि गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद जो होता है वह क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस में 1, जहां ए पहला पद है, आर कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा बटा पहला या फिर तीसरा बटा दूसरा या फिर चौथा बटा तीसरा। आगे सवाल की ओर बढ़िए। हाँ, 14 नंबर सवाल, और बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आसान तो है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, डेटा बड़ा बड़ा है। अब वर्ग है तो कितना का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल करके आप देखिएगा, ऐसे तो संभव नहीं है ना कि अब सबका स्क्वायर रूट निकाल के देखें हम, लंबा लंबा डेटा है। तो कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग जो है सकी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ चेला, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या है कि हम अपने वास्तविक जिंदगी में गणना करने के लिए जहां से संख्या का शुरुआत करते हैं वही सब तो प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कहां से होता है, 1 से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 नहीं, यही तो नेचुरल नंबर है मेरे भाई। तो एक बात आप पहले हमको बताओ कि प्राकृतिक संख्या कितना बड़ा से बड़ा लिखो आप, छोटा से छोटा लिखो, उसको लिखने में आप केवल और केवल 10 अंक का ही इस्तेमाल करते हो। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आप कहोगे जी हां सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा बताओ, अंक आपके पास 10 से ज्यादा है क्या? आपके पास 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो 10 अंक हुआ करता है। क्या आपको जिंदगी में इस 10 अंक के अलावा भी कोई अंक मिला है क्या? यही 10 अंक हुआ करता है। इसी 10 अंक के माध्यम से हम बड़ा से बड़ा जबकि छोटा से छोटा संख्या का निर्माण किया करते हैं। अब एक बात समझिए, अब इतना लंबा चौड़ा भाषण हम क्यों दे रहे हैं आपके समक्ष, समझना है बात को। तो आप पहले यह सोचो कि चाहे नेचुरल नंबर कोई भी क्यों नहीं हो, उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यही 10 अंक में से कोई अंक उसके इकाई स्थान पर मौजूद रहेगा, चाहे कितना बड़ा से बड़ा प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं हो। तो इसी का वर्क करके कंक्लूजन हम निकालते हैं आपके समक्ष। देखिए 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर हो गया आपका 1, 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, समझिएगा बात को, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 का स्क्वायर 16, इकाई स्थान खाली लिख लीजिए यानी 6, हाँ 5 का स्क्वायर हो गया 25, इकाई अंक देखिए 5, 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक कितना 6, 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक कितना 9, 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक कितना 4, 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना 1। हमने क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या कितना हो बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, उसके इकाई स्थान पर 0 से लेकर 9 तक का ही कोई अंक होगा। तो इकाई अंक तो इसी पे डिपेंड करेगा, बड़ा से बड़ा संख्या हो चाहे छोटा से छोटा संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक अगर आप करके देखोगे, उसका वर्ग करके देखोगे, तो इकाई अंक तो इकाई अंक पे ही डिपेंड करेगा। नहीं, अगर किसी भी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग करके इकाई अंक सोचेंगे, है ना, तो इकाई अंक पे ही उसका डिपेंड करने वाला है। अब देखिए ना कि जब हमने किसी भी संख्या का वर्ग किया है तो आप देखोगे ना तो कभी आपको 2 दिखाई दिया होगा, ना तो कभी 3 दिखाई दिया होगा, ना तो कभी 7 दिखाई दिया होगा, ना तो कभी 8 दिखाई दिया होगा। अब यही बात को पकड़ लेना है, कभी दिखाई नहीं दिया होगा। आप देखिए 0 आ गया इकाई स्थान पर वर्ग करने पर, 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, 5 6 9 4 1। आप देखिएगा 6 अंक आया होगा, 4 अंक 0 आया है, एक आपका 1 आया है, एक आपका 4 आया है, एक आपका 9 आया, एक आपका क्या आया 6 आया, और ए आपका 5 आया, बाद बाकी तो वही चीज है। यानी 6 अंक आता है, लेकिन 4 अंक कभी नहीं आता है। वह कौन कौन है? 2 3 7 8। अब आपको क्या कंक्लूजन यहां से मिला कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर चेला न तो कभी 2 होगा, न तो कभी 3 होगा, न तो कभी 7 होगा, न तो कभी 8 होगा। यह बात आप सेट कर लीजिए माइंड में। चलिए तो अब देखिए उसी आधार पर तो कहता कौन प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो वर्ग करने पर न तो इकाई स्थान पर 3 होता है, न तो 8 होता है, न तो 2 होता है। 3 को तो छटिए गया। बताइए उत्तर आसानी से कर दिए कि नहीं कर दिए? ऑप्शन नंबर ए। ये तो समझाना था तो इतना लंबा चौड़ा बात हम आपके समक्ष रखे, लेकिन बहुत ही आसान सा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए तो बस सिंपल सा बात है, आप बस यही सोचोगे किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर न तो कभी 2 आता है, न तो 3, न तो 7, न तो कभी 8 आता है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़िए। अच्छा ये देखिए लॉग वाला हिसाब किताब आ गया। घबराना नहीं है कोई, देखो मैथ्स मैथ्स होता है भाई, कहीं से कहीं मत घबराओ आप, कोई भी प्रश्न आ जाए घबराने की कोई बात ही नहीं है। लॉगरिथम का प्रश्न आ गया, क्या दिक्कत है? कंसेप्ट जानते हैं? नहीं जानते हम बताएंगे। हाँ log 8 माइनस में log 4 है ना, बटा log 12 माइनस में log 6। देखिए 2 कंसेप्ट आप यहां पर समझो, प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा। अब पूछो क्या सर?
एक आपको याद रखना चला, लॉग एम इंटू एन। जी हां मेरे भाई, लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम और प्लस में लॉग एन। एक बात यह याद रखोगे, और दूसरा बात लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस में लॉग एन। यह दोनों बात आपको ख्याल रखना है। जी हां, यह देखिए, यह दोनों बात आप याद रखोगे। लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस में लॉग एन, जबकि लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस में लॉग एन। इसी के आधार पर आपका प्रश्न जो है वो बन जाएगा। अब एक बात आप समझना, बताओ ये क्या लिखल है चेला, लॉग एम माइनस में लॉग एन। तो एकरा हम, अच्छा बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, तो लॉग एम माइनस में लॉग एन को आप क्या लिखोगे? तो कहोगे सर एकरा तो हम लिख सकते हैं लॉग एम बटा एन, यानी 8 बटा कितना हो गया 4। चलिए नीचे वाला का भी स्थिति वही बनेगा, इसको भी वही बात है, लॉग एम माइनस में एन है तो इसको लिखेंगे लॉग एम बटा एन, यानी 12 बटा कितना मेरे भाई 6। अब देखो ऊपर में भी आपका बच गया log 2 और नीचे भी बच गया आपका log 2। अच्छा देखिए ना, हिसाब किताब बराबर है, कट करके 1 रिजल्ट हो जाएगा 1। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कहीं नहीं घबराइए, चाहे प्रायिकता हो, लॉगरिथम हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, है ना, कोई भी चैप्टर हो, घबराना नहीं है। अगर आपके माइंड में उसका कंसेप्ट है तो बिल्कुल प्रश्न को आप सुविधापूर्वक बनाओगे। हाँ नहीं है तो हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं आपके माइंड में डालने का। आप केवल मेहनत कीजिए मेरे साथ, बिल्कुल सारा चीज सेट हो जाएगा। आप एग्जाम में जाओगे तो हम एक बात जरूर दावा करते हैं कि अगर आप 100 मॉक टेस्ट मेरा आप कंप्लीट करते हो तो कोई भी दुनिया का एग्जाम दीजिए जहां मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, बिल्कुल 90% प्रश्न बनेगा। और अगर और ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो 100% में 100% यह मैथ है बाबू, ठीक है। यह और दूसरा सब्जेक्ट नहीं कि प्रश्न छूटने का नाम लेगा। यहां बिल्कुल जो उत्तर होता है वो सत्यता के साथ उत्तर हुआ करता है। तो मैथ तो आपका ऐसा होना चाहिए कि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हाँ एक आध को छूट जाए ये अलग बात है, लेकिन यह भी बात हम आपको बोल देते हैं, नौकरी लेने के लिए विद्वता हासिल करना नहीं है, आपको नौकरी लेने के विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के लिए आपको टेक्निक सीखना होगा, है ना, कि कैसे प्रश्न को हम सुविधापूर्वक और जल्दी से सेकंडों में बनाएं। टेक्निक आपको सिखा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16। आइए 16 का कहानी भी आपको हम सिखा देते हैं। देखिए सिंपल सा बात है, यह जो पावर वाला संख्या आपको दिख रहा है बुढ़वा पर, इसका लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है, एलसीएम बताना है। अच्छा एक बात बताओ चेला, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यही बोलते हो ना आप। एलसीएम का मतलब होता है सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या। सबसे कटने वाला सबसे छोटा एलसीएम, सबको काटने वाला सबसे बड़का एचसीएफ। ये देखिए पावर वाला स्थिति, आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सिंपल सा बात आपको बता दे रहे हैं कि अगर बेस इक्वल हो, है ना, बेस इक्वल सबका बेस में 3 है, और पावर वाला संख्या है उसका अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो सिंपल सा बात माइंड में आप सेट कर लीजिए, जिसका पावर बड़ा वही उसका एलसीएम होगा, और जिसका पावर छोटा वही उस डेटा का एचसीएफ होगा। यानी बड़का पावर वाला एलसीएम और छोटका पावर वाला एचसीएफ। अच्छा बताओ तो, देख करके उत्तर नहीं करोगे अब तो? आपका अगर एलसीएम पूछा गया है उत्तर हो जाएगा 3 पर पावर कितना मेरे भाई 17। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता छोटका पावर वाला, यानी 3 पर पावर कितना 7। कैसे होता है? आप जब इसको कैलकुलेट करो, देखो 3 पर पावर 7 तो सब में कॉमन है, उसके बाद 3 पर पावर 7 जब निकाल लोगे तो यहां 5 बचेगा, फिर 5 निकाल लीजिए, सबको गुना करोगे यही रिजल्ट हो जाएगा। बस यही बात आप ध्यान में रखोगे। अगर बेस इक्वल है, पावर वाला संख्या है, एलसीएम चाहिए, बड़ा पावर वाला एलसीएम, छोटा पावर वाला एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा जाता उत्तर हो जाता 3 पर पावर 7।
आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 17। चलिए फिर बात अब की बार समानांतर श्रेणी का है। किसका है? समानांतर श्रेणी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। अब बिल्कुल आसान सा सवाल है, कहता है इस श्रेणी का 18वां पद। अच्छा एक बात देखो, ऐसा ही उत्तर सोच के देखो एक बार, इसके मल्टीपल को देखो, एक यहां कुछ नहीं तो 1 3 5, यानी सारा का सारा ऑड नंबर का इस्तेमाल किया गया गुणज के रूप में। अच्छा 18वां पद नहीं, 18 को विषम संख्या चाहिए तो 18 दूना 36 तक जाना होगा, लेकिन 36 जो है वह विषम नहीं, क्या है? सम, इवन है। तो ब्रेक तो एगो पहले लगाना होगा 35 तक, यानी 35√2 आपका राइट जवाब हो जाएगा। यह देखिए बिना कलम चलाए आप उत्तर दे सकते हैं। अब बनाने का शौक है, चलिए बनाते हैं। 18वां पद पूछा, 18वां पद पूछा, tn बराबर a प्लस, यही ना कल भी सिखाए थे आपको कि इसमें tn क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू डी, यही होता है मेरे भाई। चलिए तो a का मान कितना हो गया आपका? √2, 18 में से एक चला गया, कितना हो जाएगा आपका? 17, और कितना हो जाएगा आपका? और d का मान देख लीजिए कितना हो जाएगा? 3√2 में √2 घटा लीजिए, 2√2, यही तो है। कैलकुलेट कीजिए तो यह हो जाएगा आपका √2 प्लस में हो जाएगा आपका 34√2, √2 प्लस में 34√2 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 35√2, कितना? 35√2, यह आपका राइट जवाब है, 35√2। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 35√2 वाला। चलिए आइए प्रश्न संख्या 18, परसेंटेज का सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अच्छा एक बात बताओ, आय में क्या होता है? अगर हम कमाते हैं या आप कमाते हो, आपके घर वाले कोई कमाते हैं, तो उसमें दो ही चीज आपको दिखता होगा, या तो रुपया को खर्च करता होगा आदमी, या तो बचाता होगा। नहीं, यानी कहने का मतलब है उसमें दो ही चीज होता है इनकम में, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो व्यक्ति की आय को अगर हम 100 मानते, समझिए बात को, व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 100 का 75% कितना? 75। अगर 100 रुपया में 75 रुपया व्यक्ति खर्च किया चला, तो बताओ कितना बचाएगा? तो कहोगे सर 25 बचाएगा। कितना बचाएगा? 25। अब क्या कहता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ गया, 100 रुपया कमाता था, अब बढ़कर कितना हो गया? 120। अपना खर्च भी 20% बढ़ा लिया। 20% का मतलब क्या होता? 1/5 नहीं, 20/100 1/5। खर्चा पहले 75 करता था, 75 का 1/5 कितना? 15। 15 और बढ़ा दीजिए, यानी अब 90 रुपया खर्च करता है। सोचिए 120 कमाता है, 90 खर्च करता है, यानी अब कितना बचाएगा? तो कहोगे 30 बचाएगा सर। अब आपसे क्या पूछा गया? कहता है बताओ अब व्यक्ति जो है अपना बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर लिया है। सोचिए पहले 25 बचाता था, अब कितना बचा रहा है? 30। कितना का वृद्धि किया है? तो 5 का। कहां से? 25 से। नहीं, यानी 5 जो है 25 का कितना प्रतिशत है, बस निकाल लीजिए। चलिए 5 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कहने का मतलब है कि 20% का वृद्धि कर लिया। कितना का मेरे भाई? 20% का। जी हाँ, 20% का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी वह व्यक्ति जो है अपनी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि कर लिया? तो 20% का वृद्धि कर लिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19। क्या कहता है सुन लो। कहता है वृत्त की त्रिज्या 3% से वृद्धि होता है, तब क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत बताने के लिए बोला जा रहा है। सक्सेसिव लगा लीजिए ना। अच्छा वृत्त का सारा त्रिज्या आपस में बराबर, एगो बढ़ेगा तो अगला भी बढ़ेगा, सक्सेसिव लगा लीजिए, बहुत सिंपल सा बात है। तो हो जाएगा आपका 3 प्लस में 3 प्लस में 3 गुना 3/100, यानी 6 प्लस में हो जाएगा आपका 0.09, यानी 6.09%। यही उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत है, 6.09% मेरे भाई। जी हाँ, 6.09%, यही सक्सेसिव है आपका। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 20। क्या कहता? 20 नंबर सवाल सुनिए। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा 5 12 13 है। सिंपल सा बात है, 5 12 13 जो है यह राइट एंगल ट्रायंगल को दर्शाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। चलिए 5 12 13 पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
यही स्थिति है मेरे भाई। यही है, एक साइड इसका 5, एक 12 और एक कितना 13। कहता है इस त्रिभुज में एक अंतवृत्त बना, इन सेंटर बनाया गया है। यही अंतवृत्त का निर्माण किया गया है। अब कहते हैं इस अंतवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। और हमने कल नहीं परसों के मॉक टेस्ट में जिक्र किया था कि चेला अगर बात समकोण त्रिभुज का हो तो उसके बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने का बात हो, सीधा याद रखना कर्ण बटा 2 यानी हाइपोटेनस का आधा, क्योंकि इसका परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित हुआ करता है। अगर अंतवृत्त की त्रिज्या का बात किया जाए तो याद रखना P प्लस बी माइनस में h/2, यह याद रखना। निकाल लीजिए अंतवृत्त का त्रिज्या। परपेंडिकुलर कितना है 12 प्लस में 5 माइनस में 13 बटा 2, 17 में से 13 गया 4 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 2। यही तो इसका रेडियस निकल के आ गया इन सेंटर का। अंतवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जी हां 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। तो यह था आज के मॉक टेस्ट का मैथ्स का 20 प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की दुनिया में। आइए प्रश्न संख्या 21 पे चर्चा कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कहता एक निश्चित कोड में इंग्लिश को 2/5 लिखा जाता। कैसे 2/5 लिख दिया पहले यह समझो आप। अच्छा इंग्लिश में वोवेल कई गो, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर इंग्लिश में 2 2 4 2 6 1 7। इसमें वोवेल ई और आई, यानी कहने का मतलब है 7 गो लेटर है जिसमें 2 वोवेल है जबकि 5 कॉन्सोनेंट है। वोवेल बटा कॉन्सोनेंट लिख दिया। यही किया चला, ऊपर वोवेल नीचे कॉन्सोनेंट, ऊपर वोवेल नीचे कॉन्सोनेंट। अच्छा मैथ्स को कैसे लिखेगा तो बताओ। मैथ्स में कई गो वोवेल है तो मैथ्स में तो एक के गो वोवेल नजर आ रहा है, 5 गो लेटर है, इसका मतलब बाद बाकी 4 गो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, यानी 1/4 आपका राइट जवाब हो जाएगा, है ना। बस समझना था प्रश्न को, आसानी से समझिए, आसानी से उत्तर दीजिए। समझने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 22। अब 22 नंबर सवाल क्या कहता यह सुनो। कहता एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठा है। सभा है, 7 सदस्य बैठा हुआ है। सी बी के बाईं ओर तथा डी के दाईं ओर। चलिए सी जो है बी के बायां और डी के दाईं ओर बैठा है। आगे बढ़िए। ए बैठा है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर बैठा दीजिए ए को। आगे एफ बैठा है ई के दायां और डी के बायां। हाँ एफ जो है वह ई के दायां और जबकि डी के बायां। आगे बढ़िए। एच बैठा ई के बायां। अच्छा एक बात बताइए, एकरा अरेंज करें में कुछ लगा? यह तो हर बात आपके समक्ष रख दिया था, खाली कह रहा था रे बउआ सजा दो आराम से, तो सज गया ही बढ़िया से। इसमें कहीं कोई तुक तू में का सवाल ही नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु का बात ही नहीं आता है। बिल्कुल आसानी तरीका से दम जो है सज गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहता है बताओ बीच में कौन बैठा है। अच्छा कै गो है 7 गो, तो 3 गो आगे पीछे छोड़ करके देख लीजिए बीच में आपका क्या हो जाएगा तो डी। तो बीच में कौन बैठा है तो डी बैठा है। क्या उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। जी हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 23 सुनिए। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो। अच्छा पहले यह सोचो वर्ष कितना प्रकार का होता है, तो वर्ष 2 ही प्रकार का होता है ना। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष, यानी एक साधारण दूसरा लीप। जो 4 से डिविजिबल लीप, जो 4 से डिविजिबल नहीं हो साधारण वर्ष। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं, इसका मतलब बात किसका हो रहा है? साधारण वर्ष का।
का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा उस वर्ष का। यानी कहने का मतलब है कि अगर साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो बताओ अंतिम दिन क्या होगा। चलिए हम आपको बतला देना चाहते हैं, साधारण वर्ष 365 दिन का, लीप वर्ष 366 दिन का, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जिसमें 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन हुआ करता है ना। अब सोचने वाला बात है कि अगर पहला दिन का चर्चा कर लिया तो आपके पास 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन में अगर पहला दिन हो गया तो 52 सप्ताह बचा। अगर पहला दिन शुक्रवार है तो 52 सप्ताह बाद हर 7 दिन के बाद वही रिपीट करता है दिन, तो 52 सप्ताह बाद भी वही दिन रिपीट कर जाएगा, यानी शुक्रवार का शुक्रवार ही रह जाएगा। अब देखिए यहां से एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर बात साधारण वर्ष का हो तो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान हुआ करता है। लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन के बीच में एक दिन का डिफरेंस हुआ करता है, क्योंकि 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन। अगर पहला दिन का चर्चा कर लिया तो आपके पास बचा 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन, हर 7 दिन के बाद वही दिन आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन जोड़ करके आगे उत्तर करना होता है। साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान होगा, जबकि लीप वर्ष में वर्ष के पहले एवं अंतिम दिन के बीच में एक दिन का अंतराल हुआ करता है, यानी आगे बढ़ जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 24, यह सीरीज है। आप इसमें देखोगे डबल सीरीज लगा हुआ है। चलिए इसमें डबल सीरीज का लगा हुआ है, अभी देख लो क्या लगा हुआ है डबल सीरीज। यहां देखिए 81 प्लस 13, 94 प्लस 13, 107 प्लस 13, लेकिन इस अल्टरनेट में तो आपका उत्तर आया नहीं। 15 प्लस 9 24, अच्छा 24 और 9 33, क्या ऑप्शन में है? तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी हाँ, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर आ जाते हैं। एनालॉजी का सवाल है, देख लीजिए क्या रिलेशन है। यह दोनों में वही रिलेशन तीसरा और चौथा में होना चाहिए। k का 11, x का 24, यानी कहने का मतलब है कि 13 जुटा है, कितना 13। l का 12, 12 13 कितना 25, बिल्कुल वही चीज किया ही गया है, 13 बढ़ा करके लिखा गया। एक का एक में आप 13 जोड़ोगे क्या मिलेगा आपको 14, नहीं, अच्छा 14 में आपका क्या n वाला तो एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपका सी, नहीं। अच्छा बी का 2 13 कितना हो जाएगा 15, 15 में हो गया आपका ओ, NO आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का पूरा 25 सवाल, यानी जिसमें 20 मैथ्स 5 रीजनिंग का सवाल था। हमने सारा का सारा क्लियर करवा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी परेशानी हो दोपहर में आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे जरूर। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है मॉक टेस्ट को बनाएं और लाइव डिस्कशन में जुड़ें, तब ज्यादा फायदा होगा। देखिए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, ऑफलाइन से जब ऑनलाइन का दौर जब आया, देखिए ऑफलाइन में होता क्या था एक्चुअली, पढ़ा रहे हैं, अगर देखिए ऑफलाइन बेंच पर बैठकर पढ़ने और ये ऑनलाइन में बहुत आसमान जमीन का फर्क हो गया। वहां क्या होता था, बच्चा के हर स्थिति पर जो है टीचर का निगाह हुआ करता था, हमारा नजर हुआ करता था। थोड़ा बहुत इधर उधर हिला, अरे चोट्टा सही से बैठो, तो वहां एक बात अलग हुआ करता था। बच्चे लोग डर से जो है एकदम साम करके सही से बैठना लिखना पढ़ना यह हुआ करता था। लेकिन ऑनलाइन में हम आपको देखने के लिए जाते नहीं है, आप रूम पर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो है हमको पता नहीं है। आप कहोगे सर उस टाइम में खाना बनाते हैं, खाना बना रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहां आपको ईमानदारी से काम करना होगा और समझदारी से भी बिल्कुल। क्योंकि देखिए नौकरी जो है आपको कोई देने वाला नहीं है। नौकरी के लिए आपको खुद अपने आप को ईमानदार बनाना होगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हो तो है ना, कि ईमानदारी अगर नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे आप तकिया लेकर के सोते रहिएगा भाई, तो वैसे तो काम चलने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए कंपटीशन का दौर कितना भाग गया है ना, व्याकुल है नौकरी के लिए आदमी, बिल्कुल व्याकुल है। कोरोना काल के बाद तो यही हुआ, नौकरी के लिए पागलपन है लोगों के बीच में है ना। तो उस पागलपन का खौफ जो है आपके माइंड में भी होना चाहिए, आपके पास भी वो पागलपन होना चाहिए है ना। जब सबके पास है तो आपके पास, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब समय आपका गुजर जाता है तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए समय के साथ आप में पागलपन होना बहुत जरूरी है। पागल बनिए, लेकिन सही दिशा में पागल बनिए, नौकरी के प्रति पागल बनिए है ना। उसके अलावा आप बात सोच ही रहे हैं, लोग दूसरे के प्रति पागल बन जाते हैं, तो इसलिए छोकरी के प्रति नहीं, नौकरी के प्रति आपको पागल बनना है। और ऐसा पागल बनना है कि नौकरी ले लीजिए,
काम तमाम, उसके बाद आपका दुनिया अलग शुरू हो जाता है। चलिए फिर हम लोग का मुलाकात होगा अगले मॉक टेस्ट के साथ, यानी मॉक टेस्ट नंबर कितना 29 के साथ। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।